स्टूडेंट, हम पिछले वाले वीडियो से पढ़ रहे हैं कार्यपालिका और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था राष्ट्रपति, उस सेकंड वाले वीडियो में आपने पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियां और अब पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। प्रधानमंत्री देश का सबसे महत्वपूर्ण पद है, इसके बारे में आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। तो प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है देश में, किस प्रकार प्रधानमंत्री जो है वो काम करता है और किस प्रकार मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिमंडल का जो गठन है वो होता है। तो शुरू करते हैं भारत का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 11th क्लास के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। 4 वाला चैप्टर चल रहा था, 4 चौथा पार्ट आप पढ़ रहे थे जिसमें हमने कार्यपालिका को पिछले वाले वीडियो में समझा था। उसके तहत हमने जाना था कि विश्व में किस प्रकार से कार्यपालिका पाई जाती है, कार्यपालिका किस प्रकार से विश्व में आप उसके रूपों को देखते हैं। और आज ही हम इसको आगे इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किस प्रकार से कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, एक संवैधानिक पद है और इस पद का प्रयोग प्रधानमंत्री किस प्रकार करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका जब आप पढ़ते हैं तो कार्यपालिका जो है वो इन 3 पदों से मिलकर बनती है। कार्यपालिका का मतलब यही होता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, साथ ही साथ इसमें एक पद और ऐड कर देते हैं, वो है राष्ट्रपति। यानी कि ये क्या है, यही क्या है, कार्यपालिका है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कार्यपालिका का मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही होता है। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री का जो वर्णन है वो संविधान के अनुसार क्या व्यवस्था की गई है, प्रधानमंत्री के बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 साफ साफ शब्दों में इस बात का उल्लेख करता है कि भारत में राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है उसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका जो प्रधान है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति जो है वह इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। यानी कि राष्ट्रपति जो भी देश का होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। मंत्रिपरिषद जैसा भी राष्ट्रपति को जो परामर्श देगी, राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। इस बात का उल्लेख किया गया है। साथ ही इस बात का भी उल्लेख है, राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा लौटाए गए पुनर्विचार को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी न्यायालय में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो भी अगर राष्ट्रपति ने किसी भी परामर्श को अगर लौटाया है तो उसको चेंज नहीं कर सकते। ये तो है अनुच्छेद 74 जो बात करता है मंत्रिपरिषद की और प्रधानमंत्री की। ऐसी मंत्रिपरिषद की बात करता है जो राष्ट्रपति की सहायता करेगी और उसको परामर्श देगी। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 इस बात का उल्लेख करता है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। और कैसे व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे, ऐसे नहीं कि किसी को भी नियुक्त कर दिया, ऐसे व्यक्ति की नियुक्त करेंगे जो लोकसभा में सर्वाधिक बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेंगे। यानी कि उसको कहेंगे आपको क्या है, देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का हमेशा प्रधानमंत्री को क्या है, नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, चुने नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री हमेशा क्या है, अपॉइंट किए जाएंगे, चुने नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री क्या है, एक फिक्स होता है पहले से पार्टियों में कि भाई इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है, फिक्स है ये।
कोई ये फला व्यक्ति ही बनेगा, इस तरह से प्रधानमंत्री पहले से फिक्स हो जाता है। इसी तरह मुख्यमंत्री जब हम पढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री भी क्या फिक्स हो जाता है। सेम स्थिति जिस प्रकार आप केंद्र में पढ़ते हैं उसी स्थिति, वही स्थिति क्या राज्यों में है। राज्यों में जिस प्रकार आप मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं, इसी तरह आप केंद्र में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में ये अंतर है, केवल अनुच्छेद बदल जाते हैं, बाकी काम वही है। राष्ट्रपति की जगह आप राज्यपाल पढ़ते हैं। राज्यपाल क्या है? राज्यपाल के अनुसार यानी कि राज्यपाल को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। सेम बातें हैं, परिवर्तन क्या है? अनुच्छेद हो जाते हैं, केवल चेंज अनुच्छेद होंगे। तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, जो लोकसभा में सर्वाधिक बहुमत दल के प्राप्त नेता को बुलाएंगे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, इस बात को लेकर इसमें ही है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश चलेगी, प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे, उसको सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति जी से कि किन किन लोगों को मंत्री पद देना है, किन को नहीं देना है, कौन जो मंत्री है वो कैबिनेट किस स्तर का होगा, कौन मंत्री राज्य मंत्री होगा, कुछ उप मंत्री भी होंगे, वो कौन कौन होंगे। ये सारे जो राइट हैं ये प्रधानमंत्री को प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 75B एक नाम का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75B। अनुच्छेद 75B साफ साफ शब्दों में ये कहता है कि जो मंत्रिमंडल है यानी कि जो कैबिनेट है, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद का गठन किया है राष्ट्रपति की सहायता से, वह मंत्रिपरिषद क्या है, किसके प्रति? लोकसभा के उत्तरदायित्व है। यानी कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? लोकसभा के रूप से सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रहेगी। यानी कि प्रधानमंत्री ने जिस दिन इस्तीफा देना होगा तो उस समय क्या है, सारी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, यानी सारे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा मान लिया जाता है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, इसका मतलब है सारे मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, इसका मतलब क्या है, संपूर्ण मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी कि कहने का आशय यह हो गया, जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, यानी कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व रहेगी। यानी कि इसका आशय यह होता है, अगर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण लोकसभा भंग हो जाती है। यानी कि वो सारा जो सरकार इस्तीफा देगी तो लोकसभा का कोई महत्व नहीं रहेगा। और व्यक्तिगत रूप से सभी मंत्री और सांसद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे। सभी मंत्री और सभी जो भी राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर्स हैं वो सभी किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद संसद का सदस्य होना अनिवार्य। किसी भी मंत्री को अगर मंत्री पद दिया जाता है तो उसे संसद का सदस्य होना जरूरी है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, अगर उसे मंत्री बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। संसद से आशय यहाँ लोकसभा से भी है और राज्यसभा से भी है। यानी कि उसे राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से एक का मेंबर उसे बनना होगा, तभी वह क्या है, मंत्री रह पाएगा। अन्यथा अगर वह सदस्यता नहीं प्राप्त करता है तो 6 महीने के बाद स्वतः ही वो पद क्या है, समाप्त माना जाएगा। यानी कि 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेना जरूरी होगी। इसके अलावा मंत्री चाहे तो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, तो उसे किसी भी सदन का सदस्य है तो उसे सदन के कार्य में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार क्या है, केवल अपने सदन में होगा। मंत्री किसी भी सदन का सदस्य क्यों ना हो, ये सब चलेगा। जैसे मान लीजिए मंत्री क्या है, राज्यसभा से किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बना दिया, अब वो किसी भी सदन के कार्य में भाग तो ले सकता है, लेकिन उसे वोट देने का जो अधिकार है, किसी बिल पे अगर उसे मत करने का अधिकार होगा, वो केवल उसके ही सदन में उसे प्राप्त है। यानी कि वो दूसरे, जैसे लोकसभा में आकर अपना मत नहीं दे सकता, वो लोकसभा की कार्यवाही में बैठ सकता, भाग ले सकता। क्यों ले सकता? क्योंकि वो सरकार का अंग है, मंत्री है, मिनिस्टर उसको बनाया है, इस वजह से। तो ये तो था मंत्रिपरिषद
इसका थोड़े प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब बात करते हैं मंत्रियों की संरचना कैसी होती है, मंत्री किस प्रकार से काम करते हैं। संविधान के अनुसार 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद की बात की गई है। प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, ये सारी बातें आपने पढ़ी। इसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपने समझ ली। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त किए जाएंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, चुनाव केवल लोकसभा का होता है। लोकसभा के मेंबर जो आते हैं, उन मेंबर में से एक व्यक्ति जो सर्वाधिक जिस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत क्या करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री घोषित करते हैं, उसको नियुक्त करते हैं। ये व्यक्ति क्या है, प्रधानमंत्री है। सारे मंत्री और प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। सारे मंत्री और प्रधानमंत्री भी किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। तो ये सारी बातें आपने जानी। यानी कि सामूहिक रूप से मतलब हो गया कि अगर सारी सरकार ने इस्तीफा दिया है, यानी कि लोकसभा भंग हो गई है। प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से, प्रधानमंत्री के मर जाने से, ये सारी बातें क्या हैं, लोकसभा के प्रति नकारात्मक भावना रखती है। यानी कि प्रधानमंत्री जब तक है तब तक सरकार बनी है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, यानी कि लोकसभा भंग हो गई, फिर से उपचुनाव होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति की सहायता से मंत्रियों की नियुक्ति की, विभागों की नियुक्ति की। अब बात करते हैं मंत्रियों के प्रकार की। मंत्रियों के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रियों के प्रकार, मंत्री कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं। वैसे भारतीय संविधान में मंत्रियों के प्रकार को लेकर कोई विशेष बात नहीं की गई है, मिनिस्टर इतने प्रकार के हो सकते हैं। ये सब क्या है, ये सरकार अपने स्तर पर देखती है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो ऐसे में क्या सभी पार्टियां क्या मंत्री पद प्राप्त करने की इच्छा में रहती है कि सभी को क्या मंत्री पद मिले। जिस पार्टी ने समर्थन दिया है तो सब पार्टी यही चाहेगी कि उनकी पार्टी के किसी एक व्यक्ति को मंत्री पद दे दिया जाए ताकि उनके पहुंच सरकार में बन सके। ऐसे में क्या गठबंधन सरकारों में क्या है, मंत्रियों की लिस्ट लंबी हो जाती है, और जहां सरकार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करती है, एक ही पार्टी के जो बहुमत मिलता है, वर्तमान में जिस प्रकार आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को देखते हैं, तो मिनिस्टर थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, उनका बहुमत है, तो दूसरों को, दूसरी पार्टी को बनाने की आवश्यकता नहीं है। और वो क्या है, बदलाव भी कर सकते हैं, चाहे जिसको मिनिस्टर बना सकते हैं, उनके हाथ में होता है, पूरा पूर्ण बहुमत है, नंबर उनके पास में होते हैं, चाहे जो वो कर सकते हैं। अगर नंबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या है, फिर दूसरी पार्टियों को खुश करने के लिए मंत्री पद देना पड़ता है। इसलिए मंत्रियों का कैबिनेट का क्या है, आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ने के कारण आपको बता ही दिया मैंने, पार्टियों को खुश करने के लिए मंत्री पद देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी पार्टी के व्यक्ति को अगर मंत्री नहीं बनाया जाता तो ऐसी स्थिति में वो क्या धमकी देते हैं, वो एक ही बात करते हैं, हम इस्तीफा, हम हमारी पार्टी का समर्थन वापस लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार का जो अस्तित्व है वो संकट में आ जाता है। तो मंत्रियों का प्रकार समझते हैं। मंत्री जो है वो 3 प्रकार के बनाए जाते हैं, अमूमन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है कैबिनेट स्तर के मंत्री। पहले प्रकार के जो मंत्री हैं वो हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर का मंत्री, ये मंत्री सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। ये अपने विभाग में स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। बड़े बड़े जो विभाग है, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इनके स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। और ये क्या है, ये किसी भी विभाग के सर्वोच्च मंत्री होते हैं और स्वतंत्र रूप से उस विभाग के प्रभारी होते हैं। स्वतंत्र रूप से इन पे किसी का कोई दबाव नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं अपने विभाग, संबंधित विभाग में। जैसे गृह मंत्री है तो गृह विभाग के संबंध में सारे जो निर्णय हैं वो गृह मंत्री ले सकता है। इसी तरह रक्षा मंत्रालय है, रक्षा विभाग को लेकर, रक्षा मंत्रालय को लेकर जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। उसमें प्रधानमंत्री की उसमें परामर्श की आवश्यकता नहीं है, उसने जो कहा वो मान्य माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया जो सही है, मीटिंग भी होती है, कैबिनेट की मीटिंग, उसमें चर्चा होती है, सारी लंबा प्रोसेस चलता है। राज्य स्तर के मंत्री, दूसरा जो मिनिस्टर है टाइप्स, राज्य स्तर के मंत्री। राज्य स्तर के मंत्री, ये मंत्री इनसे थोड़े नीचे लेवल के होते हैं, दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। सेकंड स्टेप मंत्रियों का ये है। और ये भी क्या है, अपने विभाग में स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र विभाग इनको दिया जाता है और ये भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। इनका एक नकारात्मक बिंदु है। ये क्या है, कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, कैबिनेट के स्तर की मीटिंग होगी तो इसमें ये भाग नहीं लेते हैं, यानी कैबिनेट की मीटिंग में ये भाग नहीं लेंगे, कैबिनेट की बैठक में ये भाग नहीं लेते हैं। ये भी स्वतंत्र है,
थर्ड जो मिनिस्टर, तीसरे प्रकार के जो मंत्री बनाए जाते हैं वह उपमंत्री, उपमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स जिसको आप कहते हैं। उपमंत्री ये क्या है, ये सबसे मंत्रियों का छोटा प्रकार है, तीसरे दर्जे के मंत्री बनाए जाते हैं। और ये क्या है, ये कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य स्तर के मंत्रियों के अधीन रहकर काम करते हैं, यानी कि इन दोनों ऊपर वाले जो दोनों स्तर के मंत्री हैं इनको क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं, इनको परामर्श देते हैं, इनकी हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। और ये क्या है, ये भी कैबिनेट स्तर की मीटिंग जो होती है उसमें भाग नहीं ले सकते। अब कैबिनेट स्तर की मीटिंग का मतलब क्या होता है, कैबिनेट क्या है, कैबिनेट का मतलब क्या हो गया, ये केवल ये, यानी कि ऐसे मंत्री जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। और ये जो है ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, ये क्या है, ये प्रधानमंत्री के नजदीकी मंत्री होते हैं, यानी प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र लोगों को बनाया जाता है, ये कैबिनेट विभाग उन्हीं को दिया जाता है। वर्तमान में आप देख सकते हैं जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह है, निर्मला सीतारमन है, ये क्या है, इनको महत्वपूर्ण विभाग इनको दिए हुए हैं। तो ये क्या करता है, कैबिनेट की जब मीटिंग होती है तो इन लोगों को मीटिंग में ये बुलाते हैं और इनसे ही चर्चा होती है। और बाकी जो स्तर के जो मंत्री होते हैं उनको नहीं बुलाया जाता है। और उपमंत्री को तो भूल ही जाओ, वो तो आ ही नहीं सकता कैबिनेट की मीटिंग में, कहाँ से आएगा, उसको तो बुलाएंगे तभी आएगा, वो उसको बुलाते भी नहीं है। अब कैबिनेट तो समझ गए, कैबिनेट का हिंदी में अर्थ होता है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। एक शब्द और आता है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, दो शब्द हैं। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, मंत्रिमंडल को बताया नहीं गया है, मंत्रिपरिषद को भी नहीं बताया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल अनुच्छेद 352 में किया गया है, जो साफ साफ ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहायता से आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी कि मंत्रिमंडल का जो शब्द का उल्लेख है वो पूरे भारतीय संविधान में केवल अनुच्छेद 352 में है। मंत्रिमंडल शब्द जो है वो केवल 352 में शब्द भी, यानी कि मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात नहीं की गई है पूरे संविधान में, इस बात को ध्यान रखेंगे। 352 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहायता से, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये समझ गए, यानी कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट दोनों एक ही बात है। मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिपरिषद से मतलब है कि ये तीनों प्रकार के मंत्री इसमें रखे जाएंगे, यानी कि ये राज्य स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, उपमंत्री, ये तीनों क्या है, ये मंत्रिपरिषद है, ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद कहलाएगी। अब आप सोचते हैं कि अब जब आप कभी टीवी में न्यूज में देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग ली, यानी कि कैबिनेट स्तर के मंत्री की मीटिंग हुई, यानी कि मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई।